सभी साथियों का चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य जी। सर जी, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर जी, आज हम बात करना चाहते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, इंजीनियर और वकील होंगे, उस समाज की तरफ कोई आंख उठा कर भी नहीं देख पाएगा। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियों में हम देखने को मिलता है कि जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC समाज है, उसमें आए दिन देख रहे हैं कि कहीं न कहीं बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कहीं किसी बच्चे को मटका छूने की वजह से मार दिया जा रहा है। तो इसका आप किस तरह देखते हैं? देखिए, यह एक वैचारिक मनोरोग है। जो लोग इस चीज़ों को करते हैं उनको ये लगता है कि वो जात के आधार पे सुपर हैं और उनका ये करने का अधिकार है। मैं मिडिल के लोअर क्लास का आदमी हूँ, अपर क्लास में भी बैठता हूँ, हर समाज के लोगों से जुड़ा। शहर में तो ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन देश की जो 80% पॉपुलेशन गाँव में रहती है, वहाँ पर जातीय वैमनस्य आज भी है, पर्याप्त है। प्रेम भी है लेकिन जातीय वैमनस्य भी है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं शासन करने के लिए या प्रताड़ित करने के लिए पैदा हूँ, बाकी ये लोग प्रताड़ित होने के लिए पैदा हुए हैं। तो उनको लगता है कि ये मेरे बराबर बात कैसे कर लिया, मेरे बराबर बैठ नहीं सकता, मुझसे इस तरीके से बात नहीं करता। वो दूसरे घड़े में पानी पिएगा, मैं अपर क्लास का हूँ तो मैं दूसरे घड़े में पानी पीऊँगा। तो ये मानसिकता है, ये इसमें परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अभी बहुत परिवर्तन होना बाकी है। लेकिन सर, जैसे आज के डेट में देखा जाए तो बहुजन समाज से बहुत सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर, वकील बन गए हैं, लेकिन समाज को लोग मतलब सुरक्षा ना देकर सब अपने अपने रोजी रोजगार में लगे हुए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तो संख्या नगण्य है। OBC SC ST के या बहुजन समाज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके लोगों की संख्या बहुत कम है। बार में जहां तक डिस्ट्रिक्ट बार हैं, वहां पे भी अभी OBC SC ST के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी नहीं बन रहे हैं। हाई कोर्ट बार का भी लगातार अभी तक आज़ादी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई भी OBC और SC ST न प्रेसिडेंट हुआ न सेक्रेटरी। तो आप भी जानते हैं कि जब आप चीफ पोस्ट पे होते हैं तो चलती है। तो लोगों का अपना अभी पहला तो OBC इसलिए है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आधार पे ही हम पिछड़े हैं। तो अब पिछड़ापन, पहले तो हम 2 रोटी खाएं, उसके बाद समाज के लिए लड़ें। मैं भी लड़ता हूं, आप लोगों को पता है कि अपने स्तर से मैं समाज को जो कर सकता हूं करता हूं। ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस पे इतना प्रभाव पड़ सकता है कि लोग आपको अलग थलग कर देंगे। और संख्या भी हम ईमानदारी से बताएं तो न के बराबर है। डॉक्टर्स भी बहुत कम हैं और इंजीनियर्स भी कम हैं और अलग विभाग में, हाँ, पुलिस में OBC के लोगों का, खासकर यादव समाज के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से पुलिस विभाग में उनकी संख्या है, लेकिन और कहीं नहीं है। तो जुडिशियरी में तो है ही नहीं। और मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात कि जो स्टेट गवर्नमेंट से, खासकर योगी जी की सरकार है, इसमें 10 एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए। मैं पिछले, जब से सरकार बनी है, मैं लगातार बोल रहा हूँ। और देखिए, सरकार की जातिवादी मानसिकता का ये असर है कि लगातार विरोध आंदोलन के बाद भी योगी जी की सरकार में 10 एडिशनल एडवोकेट जनरल पे एक भी बैकवर्ड नहीं है, सब समझ रखे हैं। सर, कॉलेजियम सिस्टम पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, कॉलेजियम सिस्टम का तो मैं ये चाहूँगा कि इसका कोई नया विकल्प ढूंढे सरकारें और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो लोग पहुँच के लोग हैं उन्हीं का हो रहा है। और वही कहता है कि कॉलेजियम सिस्टम में आरोप लगता है, तो मुझे तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता कि चंद 300-400 परिवार के लोग उसमें आगे पीछे करके आते जाते रहते हैं। तो मैं अब सिस्टम का तो मैं पूरी तरह नहीं आरोप लगा सकता कि इतना भी गलत नहीं है, लेकिन कमियाँ तो कुछ हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर सिस्टम इतना ही सही है तो OBC के, SC के जज आज़ादी के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के CJ हुए, और ये वर्तमान में हमें लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है ही नहीं SC कैटेगरी का, OBC के भी नहीं है। हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में 100 से ज़्यादा जजेस हैं, जिसमें 1-2 OBC SC के हैं। तो अब बताइए जी, इस सिस्टम को हम क्या कहें? कहीं ना कहीं ये सिस्टम ठीक नहीं है। जब बहुसंख्यक समाज इससे संतुष्ट नहीं है तो कोई नया सिस्टम लाना चाहिए सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, जिससे कि सबको प्रतिनिधित्व का अवसर मिले। कुल मिला के यह कह दीजिए कि कॉलेजियम सिस्टम का मैं पूरी तरह समर्थक नहीं हूँ। सर, अभी भारत में संविधान लागू है, लेकिन हाल ही में एक बयान आया जो शंकराचार्य द्वारा कि भारत में नया संविधान लिखा जा रहा है। उस पर आपको क्या कहेंगे? भारत संविधान, देखिए, बाबा साहब BR अम्बेडकर जैसा 4 सब्जेक्ट से वो PG थे, बहुत सारे सब्जेक्ट से वो 4 सब्जेक्ट से PhD थे, बहुत सारे सब्जेक्ट से PG हैं। तो जो उनकी तरह एजुकेटेड व्यक्ति शायद 1-2 रहे हों देश में तत्कालीन और आज भी। तो बाबा साहब BR अम्बेडकर ने संविधान को इतना कमज़ोर नहीं लिखा है कि उसको वो इतने आसानी से बदल देंगे। लेकिन वो लोग कहते हैं संविधान कचरा संविधान है। नहीं, आप समझे नहीं, मैं पूरा यही कहने जाता। इनका जो एक संगठन काम करता है, वैचारिक मनुवादी विचारधारा का संगठन, ये पूरा प्रयास कर रहा है और पार्शियली, आंशिक रूप से सफल हो गए। सिस्टम पे इन्होंने अपने लोगों को बैठा दिया है। चाहे आप मीडिया देख लीजिए, खरीदते वही मीडियम चलता है जो उस मानसिकता को लोग चाहते हैं। उसमें जुडिशियरी में भी मैक्सिमम लोगों का, मेरा सीधा कहना है कि वो उसी विचारधारा के लोग हैं। और आप ब्यूरोक्रेसी का भी बात कर लीजिए तो ब्यूरोक्रेसी में भी स्थिति वही है।
तो हमें लग रहा है कि चीज़ें वो लोग प्रयास ज़रूर करेंगे, सफल भी हो सकते हैं। और उससे पहले एक जन आंदोलन होगा ओबीसी SC ST या जिसको आप बहुजन शब्द कहते हैं, और वो जन आंदोलन इन तमाम तिकड़मों को एक दिन समाप्त कर देगा। और मेरा अपना मानना, मैं लगातार ये कहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के बस की बात नहीं है अब इस व्यवस्था को डैमेज करना। अब कोई व्यवस्था परिवर्तन होगा तो वो जन आंदोलन के ही नाम पे होगा। और आपने श्रीलंका में देखा है सर, अभी आप कैसे कह सकते हैं, अभी कानपुर में ही बामसेब नाम का संगठन है, आप जानते भी होंगे। जी, अरे बहुत बड़ा संगठन। तो सर उसमें अभी उनका कार्यक्रम कानपुर में होना था, लेकिन वहाँ के एक ब्राह्मण मतलब संगठन है, मैं हूँ ब्राह्मण महासभा, उसने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया कि ये जो बामसेब के लोग हैं ये देवी देवताओं पर मतलब दुनिया भर का चीज़ उन्होंने बताया कि विरोध करते हैं, तो वो कार्यक्रम नहीं होने दिया गया। आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया गया। इस पर आपको क्या मतलब, इस पर देखिए, आप आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं वर्तमान में आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और 19 तीनों की स्थिति बहुत डामाडोल है। और तीनों आर्टिकल में की स्थिति आपको मैं बताऊं, जो ये कथावाचक लोग हैं ये निश्चित रूप से आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 का वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मेरा व्यक्तिगत, अभी मैंने सोशल मीडिया पे डाला था कि अगर आप आडंबर के खिलाफ कुछ लिख दे रहे हैं तो इसमें बहुत तेज़ी से FIR हो रहा है। तो मैंने कहा ना कि सिस्टम पे कब्जा कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अभी सरकार में है इस मानसिकता के लोग, तो जब ये सरकार में है तो तुरंत पुलिस तो बहुत ज़्यादा वो पक्षपाती नहीं होती है, लेकिन अब पता चला कि इन्हीं का लोग हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग, इसी मानसिकता के लोग अब उन पर दबाव डाल रहे हैं कि इसने लिख दिया आडंबर के खिलाफ, इसको तुम लिखो कि ये धर्म के खिलाफ लिख दिया। असल में उस व्यक्ति का पोस्ट आडंबर के खिलाफ है और पाखंड के खिलाफ। अब उसमें सेक्शन, किस सेक्शन में FIR हो रही है कि इन्होंने धर्म के खिलाफ लिखा, धर्म की भावनाओं को आहत किया, तो अब FIR हो जा रही है। तो वो एकदम डर का माहौल है। लोग हमसे दिन में इस विषय पे 5 फ़ोन आता है कि भैया मेरे खिलाफ FIR हो गई, क्या रेमेडी है। तुम बोले यार एंटीसिपेटिक बिल ले लो या जो अवेलेबल है। इवन ये देखिए कुछ लोग को तो ये सामान्य अपराध में जेल भेज दे रहे हैं, जहाँ 1.5 साल की 2 साल की सज़ा है, जिसमें गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसमें भेज दे रहे हैं। तो ये सिस्टम पे मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोगों का कब्जा है, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सर आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, तो इस पर आपको क्या कार्रवाई होगी, कुछ आप आगे चल के आप करेंगे? मैं अपने स्तर से ये देखता हूँ, और जहाँ भी जरूरत होती है तो मैं थाना को फ़ोन लगा के बता देता हूँ। लेकिन समस्या यह है कि 75 ज़िले हैं और 75 ज़िलों में जो 22-23 करोड़ इस देश की पॉपुलेशन है, वो उसमें मुश्किल सोशल मीडिया पर मेरे 30-40 हज़ार जानने वाले लोग हैं। तो उनमें भी जिनको जानकारी होती है संपर्क करते हैं। हर आदमी तो मुझसे संपर्क करता नहीं, तो हर आदमी को तो मैं बता नहीं सकता हूं। तो अपने स्तर से जो सहयोग होता है वो मैं करता हूं, और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने व्यक्तिगत फोन जो आता है उनसे समाज को जागरूक करता हूं। और कम से कम मेरा अपना मानना है कि OBC SC ST के लोग संविधान का गहन अध्ययन करें, IPC CRPC का अध्ययन करें, ताकि उन्हें अपने अधिकारों का और पुलिस की कार्यप्रणाली का अंदाज़ा रहे, ताकि वो सिर्फ थाने पर न कि SP ऑफिस और इवन 156(3) के माध्यम से FIR कराने की भी सिस्टम को समझें। सर अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई कर्नाटक से, जो कि उसमें मतलब कक्षा 8 की बुक है, उसमें दिखाया गया कि जो सावरकर थे वो चिड़िया पे बैठकर भारत देश का भ्रमण करते थे। इसको आपका कैसे मतलब कैसे? सही है, सही लिखा है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और सावरकर का जिस सेलुलर जेल में थे उसमें एक छेद भी नहीं था। तो निश्चित रूप से सावरकर जैसा वीर लोग कहते हैं, उसको मैं माफ़ी वीर कहता हूँ, ऐसा वीर कोई पैदा नहीं हुआ। सावरकर कई बार लेटर लिखे माफ़ी का, और माफ़ीनामा लेने के बाद ये 60 रुपये उस तत्कालीन पेंशन लेते थे, जब एक अध्यापक की सैलरी 10-15 रुपये होती थी। यानी कि आज के दौर का ये करीब 4 लाख रुपया पेंशन लेते थे। तो ये बताइए कि देश प्रेमी सरकार से पेंशन लेता है, तो जब ये पेंशन ले सकते हैं, अब आप आडंबर की बात करेंगे, हमें झूठा बताया जाता है कि घूंट में समंदर पी लिया गया और शराब दे के भस्म कर दिया गया। अब अगर एक घूंट में समंदर पिया जा सकता है, तो सावरकर बुलबुल के पीठ पे बैठ करके देश भ्रमण क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अब ये चीज़ें नई नहीं है। अब सावरकर को इसी माध्यम से देवता बनाया जाएगा, जो देश का एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से निजी हितों के लिए माफ़ी मांगने वाले व्यक्ति को महान। बताइए, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करके गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन लोगों ने ये कहा कि बुलबुल पे बैठ करके जाते थे। लेकिन क्या करेंगे, मैंने कहा ना, सिस्टम पे कब्जा हो गया है। सिस्टम पे पूरे देश में मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोगों का कब्जा हो गया है। वो अभी सामान्य व्यक्ति को भी देवता घोषित करेंगे, उनकी पूजा होगी और उनके पूजा के नाम पे पैसा वसूला जाएगा। आडंबरवाद की बात, मैं उन्नाव की कहानी बताऊं, आपने नहीं चर्चा छेड़ा, मैं बता दूं। अभी 165 रुपये का
मूर्ति खरीद करके ऑनलाइन लाए तो मिस्टर अशोक है कोई, 2 लड़कों ने मिल करके रात में उसको गाड़ दिया और बताया सुबह उठ के कि मुझे सपना आया कि प्रभु आए हैं हमारे खेत में, खोदे निकले 2 दिन के अंदर 35,000 रुपये का चढ़ावा आ गया। तो ये देखिए किस तरीके से धर्म से खेलना कितना आसान है। अगर वो वही मंदिर बनाना चाह रहे तो रोज़ की 10,000 की व्यवस्था हो जाती। तो इस तरीके की चीज़ें सिस्टम में चल रही हैं, चलने दीजिए। इसमें सामंतवादी और मनवादी विचारधारा के लोग देश में प्रभावी हैं, शोषण तो होना तय है। सर अभी ओबीसी महासभा जो कि एमपी में बड़ी एक्टिव है, वहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि जो प्रीतम लोधी हैं, उनको मतलब बीजेपी में विधायक थे, उनको सरकार द्वारा निष्कासित कर दिया गया वहाँ से। लेकिन अभी सर वहाँ की घटना है कि 5 गाँव के लोगों ने, मतलब लोधी समाज के लोगों ने पंडितों से पूजा पाठ कराना बंद कर दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं कि ओबीसी समाज का पहला बहुत बड़ा पहल है? देखिए मैंने एक दिन विकास दिव्य कीर्ति साहब का, जो IAS के सबसे ज़्यादा IAS दे चुके हैं, विकास दिव्य कीर्ति, बहुत ही वैचारिक आदमी है वो, IAS ऑफिसर भी थे, रिटायर हो गए और जात से ब्राह्मण है और उनका PhD है अम्बेडकरवाद पे। उन्होंने एक दिन कहा था कि ईश्वर ने मुझे पैदा किया है, मेरे और ईश्वर के बीच में मेरी बात ईश्वर तक पहुंचाने के लिए ये किसी थर्ड आदमी को ईश्वर ने कब इंगेज किया, या टेंडर क्या आपने भरा है कि जात विशेष के लोग ही मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर उन लोगों ने ये कहा कि नहीं मैं किसी जात विशेष से पूजा नहीं कराऊंगा, तो वो स्वयं पूजा करें। वो किसी अन्य माध्यम से पूजा करना चाहती है, वो उनका संवैधानिक अधिकार है। संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है, वो जिस व्यवस्था में रहना चाहे, जैसे पूजा पाठ करना चाहे करे, तो वो कर रहे हैं, उनकी बात है। और आप जिस ओबीसी महासभा की बात कर रहे हैं, सौभाग्य से मैं उसका ओबीसी महासभा विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। और आज हम लोगों के संगठन ने मध्य प्रदेश में सरकार को झुकाने की तैयारी कर ली और पूरा सिस्टम लगा हुआ है हमें रोकने के लिए। रही बात लोधी जी की, तो आज सिर्फ लोधी जी की बात नहीं है, मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग जो पूरे भाजपा जैसे संगठनों में हैं, जब आप अपने अधिकार की बात करते हैं तो ऐसे संगठन आपके ओबीसी विचारधारा वालों को निकाल देते हैं। यह सिर्फ लोधी जी की बात नहीं, प्रीतम सिंह लोधी नहीं, ये पूरे ओबीसी SC ST समाज का अपमान है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के DNA में है। सर जो लोग कहते थे कि ओबीसी सोया हुआ शेर है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आज ओबीसी सोया हुआ ही शेर है। वैसे तो मैं जातिवादी नहीं हूँ, लेकिन एक जाति पे हर जातियों पे कहानी बनी है, उस पर अभी मुझे 15 दिन पहले पता चला। और पूर्वांचल में कोई कहते हैं, मेरे यहाँ नहीं कहा जाता है कि सोयल कोयरी साग बराबर और जागल कोयरी आग बराबर। हम लोगों का जो मूल जाति है वो कोयरी है। तो यही कहानी ओबीसी समाज की है। हर जातियों का एक इतिहास रहा है, हर जातियों ने लगभग विभिन्न कालखंड में शासन किया है। कोई जाति में जन्म लेकर के महान नहीं होता है, वो उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि होती है, उसकी अपने वो क्या अचीव करता है, कितनी दूरी तय करता है, वो उसका व्यक्तिगत। ये नहीं कि हम किसी जात में जन्म हो लिए तो हम छोटे हो गए और आप जात में जन्म लिए तो आप बड़े हो गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि समानता की बातें होंगी और समानता के पर ही ये देश चलेगा। सर अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि जो NDTV था, जिसपे रवीश कुमार जी जो पत्रकारिता करते थे, उस चैनल का भी शेयर अडानी द्वारा खरीद लिया गया। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मतलब इसमें देखिए, मैं एक पार्टी से जुड़ा रहा हूँ, साफ बताऊँ, मैं समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा का प्रदेश सचिव रहा हूँ। अब मैं राजनीति छोड़ चुका हूँ, मैं राजनीति नहीं करता। लेकिन देखिए, समाजवाद का जो विपरीत है वो है पूंजीवाद। और समाजवाद होता है कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज and equal distribution of money in every person, that is the socialism। कि लगभग जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं वो हर आदमी तक पहुंचाई जाए, न कि व्यक्ति विशेष के हाथ में कब्जा हो जाए। और पूंजीवाद का क्या है कि पूंजी एक व्यक्ति के हाथ में हो जाता है, वो जिसको चाहेगा देगा, जिसको चाहेगा नहीं देगा, और वो एक तरीके से जेब पे पूरे देश पे कब्जा करना चाहता है। अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने, जो मैंने कहा सिस्टम बिका हुआ है, एक ऐसा ही चैनल NDTV जो था जिसमें रवीश कुमार जी लगातार सरकार के खिलाफ बोलते थे, अब उसको 800 समथिंग करोड़ में खरीदा गया है। तो रवीश कुमार को तो नहीं खरीद पाए, रवीश जी यूट्यूब चैनल बना लेंगे या किसी और चैनल से जुड़ के वो करेंगे। इसमें सच की आवाज़ को दबाने के लिए बीजेपी माइंड के लोग, और अडानी, आपको बताऊं, अडानी ने इस देश को पूरी तरह से ग्रैब कर लिया है। आपको अभी 10-15 साल बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगी, जब आपको एहसास होगा कि ये क्या हो गया, तब तक वक्त निकल चुका होगा। अभी चंद 3 साल 4 साल पहले 208वां स्थान, सा पेपर में है स्क्रीनशॉट, 208वां स्थान अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का भारत में था। ऐसा क्या कर दिया आपने कि आप भारत के नंबर 1 अभी हुए साल भर पहले, और आप दुनिया के तीसरे सबसे पूंजीपति। तो पूरा सिस्टम, खासकर भारतीय जनता पार्टी जैसे मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग, पूरा सिस्टम उठा करके इन्होंने दे दिया। 1200 करोड़ इनको दे देते हैं
लोन, उसके बाद 1,000 करोड़ माफ़ कर देते हैं। भाई गरीबों का क्यों नहीं माफ़ करते? कोई 50,000 के लिए सुसाइड कर ले रहा है, उसका नहीं माफ़ करेंगे, इनका 12,000 करोड़ माफ़ सर अभी हाल ही में देखा जा रहा है जो मजलूमों, शोषितों और बैकवर्डों, एससी, मतलब जिनकी आवाज़ जो सोशल मीडिया उठा रहा है, उनको भी सरकार द्वारा आरोप लगाकर कि ये देश के गतिविधियों में लीन है, वो बंद कर दिया जा रहा है सोशल मीडिया को। अरे भाई आपको तो हंसी आ गई। एक दिन मैंने लिख दिया था, वो कोई फलाने धाम के बाबा हैं, तो मेरा 2 दिन के लिए ब्लॉक हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल भी 1 दिन के लिए ब्लॉक किया। तो मैंने धमकी दे दी सीधा कि देखो अगर मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक करोगे तो भैया 5,000 मेरा जो खर्चा आएगा, मैं केस फाइल करूँगा, 5 लाख तुम दोगे। असल में हमारा तो ओपन कर दिए, शायद उन लोगों को दिख गया होगा कि ये वकील आदमी है, कहीं लपेट न ले, 10-20 हज़ार लाख का नुकसान हो जाए। लेकिन इस समय अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ोन आता है, सबके चैनल्स बंद कर दिए जा रहे हैं। और ये आर्टिकल 19 की वायलेंस है, अभिव्यक्ति की, मतलब आपके अनुसार कोई चले तब तो ठीक, और आपकी विचारधारा के अनुसार न चले तो गलत। अटल जी ने एक बात कहा था कि शत्रु की भावना जो है ये बहुत खतरनाक होती है। अटल जी एक महान प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने कहा था दुश्मन की भावना, अगर विपक्ष को आप दुश्मन की नज़र से देखते हैं तो यह इस लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें विपक्ष और विपक्षी विचारधारा के लोगों को और दुश्मन के रूप में देख रही है। उनके घर गिरा दिए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, आप साफ देख रहे हैं। जी। सभी साथियों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।